अच्छी होती है, काम में आती है, सभी लोगों ने कर रखी है। संजय वर्मा। हाँ अरे वो यार, अब क्यों मजाक कर रहे हो सुबह सुबह? हाँ, या मजाक करने की कोशिश कर रहे हो सुबह सुबह? तो क्या हुआ सर? अरे अपनी एचसीवी जो बुक है वो, उसमें कुछ होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया या नहीं किया? नहीं। ट्राई भी किया? कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई समस्या है, कोई डाउट है, एचसीवी में कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, ठीक है? एक तो ये सर बात। हाँ बोलो। सर, एचसीवी का डाउट नहीं है, आपने पढ़ाया था ना, उसका एक डाउट है। हाँ पूछो। सर वो आपने बोला था प्लेनार सोर्स में इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। प्लेनर सोर्स में इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ मतलब ये बड़ा इनफाइनाइट जो बड़ा होता है उसकी बात करो। हाँ अब आगे बताओ। हाँ सर, बट अगर दीवार इस साइड पे है और आर दूरी को अगर मैंने बढ़ाते जाया तो फिर हाँ इंटेंसिटी तो मतलब कम होते जाएगी ना। ओके, देखो यही चीज एक टर्म मैंने बोली थी कि जब ये हाँ, वो इनफाइनाइट बड़ी। फॉर्मूले से अगर देखे तो फिर तो कांस्टेंट आ रही, बट अगर ऐसा देखे तो सर मतलब आर अगर बढ़ा है तो इंटेंसिटी तो चेंज होंगी ना। हाँ 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 हाँ, देखो तुम क्या सोच रहे हो कि लेट से अपने रूम की दीवार है, तो रूम की दीवार बड़ी तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी है। अपना जो ये डायग्राम अपन ने बनाया था वो कुछ ऐसा बनाया था कि ये सब तरफ जा रहा है। तो मतलब ये चीज प्रैक्टिकल तो होना पॉसिबल नहीं है। जो अपने डायग्राम बनाया था ये ऐसा था कि ये ऊपर नीचे अगर मैंने इन्फानाइट कर दिया, ऐसे मैंने इन्फानाइट कर दिया, सब तरफ कर दिया, ठीक है ना? तो अब हाँ क्या होगा कि ये दीवार जो है ऊपर भी बहुत गई, नीचे भी गई, सब तरफ गई। तो इससे निकलने वाली जो लाइट होगी ना, इससे निकलने वाली जो इफेक्टिव लाइट होगी वो इस सतह के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर पाई जाएगी, है ना? आप सोच सकते हो ना, एकदम हाँ हाँ, एकदम सिमेट्रिक सोच परपेंडिकुलर। सकते हो, हाँ इस तरह से पाई हाँ जाएगी। तो अगर ऐसी पाई जाएगी तो बेसिकली यहाँ पर मैं अगर दूसरी दीवार ड्रॉ करता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि भाई जितनी इंटेंसिटी की लाइट यहां से निकली थी सारी की सारी यहां पहुंच जाएगी। तो एरिया सेम रहेगा, पावर सेम रहेगी, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी वो सेम रहेगी। अब जो तुम्हारा डाउट आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि हम तो प्रैक्टिकल सोचेंगे, मतलब अपने जो दिमाग चलता है वो तो प्रैक्टिकल चलता है, आइडियल तो मतलब ऐसा है नहीं। तो अपने दीवार सोची तो कितनी सोची, ऐसे सोची। अब इससे लाइट गुजरेगी तो कैसे गुजरेगी? इससे लाइट अगर निकलेगी तो वो इधर भी जाएगी, थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी भी जाएगी, थोड़ी सी इधर इधर भी जाएगी। तो मैं अगर यहाँ एक कोई दीवार बनाता हूं तो इस पे तो पावर पहुंचने वाली वो क्या हो गई, कम हो गई। और अगर ये कम हो गई, और अगर ये कम हो गई तो इफेक्टिवली आप देख सकते हो इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ये हुआ हाँ है। हाँ। और अगर इनफाइनाइट अगर हम मान लेना तो इससे निकलने वाली लाइट जो है वो सारी इस प्रकार से परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं सिमेट्री की मदद से। सर वो इन्फिनाइट मतलब दीवार कहाँ रुक रही नहीं क्या? हाँ कहीं भी नहीं रुक रही है, ऊपर नीचे सब जगह जा रही है वो, ठीक है? हम्म। हाँ एनी अदर डाउट पूछ लो। अरे यार एचसीवी कर लेना दे यार। घर पे बैठ के अभी क्या करते हो तुम? क्या गेम वेम खेलते हो क्या? पबजी वबजी खेलते हो क्या? नहीं। नहीं खेलते? तो फिर क्या करते हो? तो टाइम भी मिल रहा होगा। और एचसीवी में मतलब अगर कोई सवाल किया होता तो डाउट होता। मुझे लग नहीं रहा है कि अभी ज्यादा लोगों ने किया है। ट्राई टू। या बात करने में शर्म आती है कि सर नहीं किया या किया, ऐसा बताने में शर्म आती है? मतलब ऑनलाइन की तो ये खास बात है ना कि भाई मैं तो सामने हुई ही नहीं, तो मतलब अब तुम बोलोगे तो वही चीज मानूंगा मैं। और ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो होगी नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तुम वहां बैठे हो। ऑनेस्टली नहीं बता दो, दूंगा। होमवर्क नहीं कर पाए? क्या कर रहे हैं आजकल दिन भर? मतलब 3 घंटे तो अपनी क्लास है ना? 3 घंटे क्लास है जिसमें कि कोशिश करें प्लीज 3 घंटे आप बैठे रहें, प्लीज 3 घंटे बैठे रहें। तो यार ऐसा मनोबल गिर जाता है, मनोबल समझते हो ना? हम्म। हाँ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आप जो है बैठे रहें, क्योंकि अगला बंदा भी इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है, तो प्लीज 3 घंटे तक जो है बैठे रहे। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ होमवर्क वगैरह के लिए कर लेना यार होमवर्क, है ना? फिर बाद में ऐसा लगेगा कि यार टाइम भी निकल गया, है ना? सर ने पढ़ा भी दिया और साला हमने कुछ किया ही नहीं उसे,
है ना, तो बाद में दिक्कत होगी। मतलब जब टाइम, अभी तो मस्ती करने में मजा आ रहा होगा, है ना, लेकिन बाद में फिर थोड़ा फील हो जाएगा जब ये सब हो जाएगा ना, जब अपन क्लास में मिलेंगे और आसपास के लोगों ने थोड़ा बहुत कर लिया होगा, तो तब जाके थोड़ी सी फील होती है कि अरे यार कर ही लेते थोड़ा सा। ठीक है ना, तो होमवर्क कर लें प्लीज। एच सी वर्मा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। एच सी वर्मा इज वेरी गुड, इसमें जो क्वेश्चंस हैं काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास अब शुरू करते हैं, है ना। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, तो चलो एक सवाल से शुरू करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, तो इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, है ना, फ्रीक्वेंसी को मैंने डबल कर दिया इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, then maximum kinetic energy of photoelectron will be option A twice of initial, पहले के कंपैरिजन में दुगनी, B more than twice, and C less than twice, and D none of these. Sorry, none of these. तो आप बताइए कि इसमें से क्या होना चाहिए। सवाल तो बड़ा सिंपल है, फ्रीक्वेंसी को यदि डबल कर दिया जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना गुना हो जाएगा। डबल होगा, डबल से ज्यादा होगा, डबल से कम होगा, या कुछ नहीं होगा। सर हमें तो आता ही नहीं, हम तो मोर देन ट्वाइस होगा। मोर देन ट्वाइस। चलो ए वाले कितने लोग हैं, कोई है ए वाला? एनीवन? नो वन। बी वाले कितने लोग हैं? अच्छा, ए समीर कादरी शायद ए को बिलोंग करता है। हाँ, बी वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़े करो, मतलब आवाज कर दो थोड़ी सी। बी। अच्छा बी, मोस्टली बी। ओके, ये मोस्टली हो गया, कई लोग जो हैं बी है। सी कोई है क्या? एनीवन? नो वन। तो सी को कोई नहीं कर रहा। और डी तो कोई है क्या? डी तो चलो छोड़ो, डी तो क्या ही होगा। तो ठीक है, सही है सभी लोग। द करेक्ट आंसर इज बी। तो चलो मैं देख भी लेता हूँ, कुछ लोगों को अगर नहीं पता लगता है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी कि हाँ भाई जिसको नहीं आया उसने भी अपन ने समझ लिया। तो काइनेटिक एनर्जी अपन लिखते हैं एच न्यू माइनस फाइव, है ना। और अगर मैं 2 लिखता हूं, मतलब बाद वाली काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं, तो वो कितना हो जाएगा? h, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गया तो 2 न्यू माइनस 5। ठीक है, ऐसा हो चुका है। तो मैं क्या करता हूं, रेशो ले लेता हूं इसका। काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2h न्यू माइनस 5, है ना। 2h न्यू माइनस 5 अपॉन h न्यू माइनस 5। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ये वाली चीज जो है, अगर यहाँ पर ये, चलो मैं थोड़ा सा कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, है ना, मैथ से यूज कर लेते हैं। यहाँ पे +5 कर दिया, -5 कर दिया मैंने, है ना। +5 -5 मतलब बेसिकली 0 ही हो गया। तो इस -5 को और इस -5 को एक साथ रख लिया, तो ये आ गया 2h न्यू माइनस 2 +5 बन चुका है, अपॉन 2 अपॉन h न्यू माइनस 5 बन चुका है। तो यहां से कितना आया बोलो? ये आ गया 2 + 5 अपॉन h न्यू माइनस 5, है ना। इसको डिवाइडेड बाय h न्यू माइनस 5 कर दिया मैंने। तो ये आप देख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 2 आएगा, क्योंकि 2 प्लस समथिंग आया ना, तो इसलिए आप बोल सकते हो दिस इज ग्रेटर देन 2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन 2। Hence, kinetic energy 2 is greater than twice of kinetic energy 1, and that is the final answer. तो more than twice बन चुका है। ठीक है, तो ये तो एकदम शुरू वाला सवाल था, एकदम सस्ता सा सवाल था, है ना। अब लिखो थोड़ा ढंग का सवाल। हाँ जी, तो लिखे। अरे इसको दिखाऊं क्या मैं आपको? नोट करना है क्या किसी को ये वाला?
ठीक है, करना है कर लो, 1 मिनट का टाइम नहीं है। सर। नहीं करना, चलो ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखो। ये कौन है? कलाश, अपना माइक ऑफ कर लो, है ना। लिखें, अ लाइट बीम कंसिस्टिंग ऑफ, क्वेश्चन लिखें, अ लाइट बीम, a light beam consisting of four wavelengths, a light beam consisting of four wavelengths, 4000 angstrom, 4000 angstrom, 5000 angstrom, 5000 angstrom, 6000 angstrom, 6000 angstrom, and 7000 angstrom, and 7000 angstrom, comma, each of intensity, each of intensity 1.5, each of intensity 1.5 into 10 power minus 3 watt per meter square. Each of intensity 1.5 into 10 power minus 3 watt per meter square is incident normally on a metallic surface, of surface area, of surface area 1 centimeter square, of surface area 1 centimeter square, and work function equals to, 1.9 electron volt, 1.9 electron volt. Assume each photon emits 1 photoelectron, each photon emits 1 photoelectron, then find first part लिखें, number of photoelectrons, number of photoelectrons emitted per second, number of photoelectrons emitted per second. Second, saturation current. Third part, maximum kinetic energy of photoelectron. Maximum kinetic energy of photoelectron. And fourth part, stopping potential. ठीक है, तो चलिए आप शुरू कर दीजिए।
ठीक है, अगर एक पार्ट भी हो गया है तो बता देना। मैं अभी, आवाज आ रही है ना मेरी? अब श्रुति, अब आवाज आ रही होगी। बोलो, हो गया? हो गया? कुछ तो बताओ। कैलकुलेशन नहीं हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन किया कैसे ये तो बता दो। Approx 1.2 into 10 to the power 10. एंड दिस इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ टोटल मिला के या एक का? मिला के टोटल। अपना बनना चाहिए 15। एक मिनट, ये बन रहा है कितना बोला तुमने? 10 के पावर में 10 अप्रोक्स। और ये आ रहा है 11 इंटू 10 पावर 10 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इतना आ रहा है। कैलकुलेशन से अप्रोक्स के। फिर भी अप्रोक्स में तो यार तेरा तो 1 आया था ना यहाँ पर, तो इसकी जगह पे 1 आया था ना तेरा। एक बार देख लेना, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि यार मुझे वर्क फंक्शन दिया है, क्या दिया है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लाइट दी गई है, तो मैं देखता हूँ। सबसे पहला अपना काम तो ये देखते हैं कि भाई क्या ये जो है इससे निकलने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, बराबर है, ये कम है, ये सब चीजें देख लेते हैं। तो इससे मैं अगर एनर्जी लिखता हूँ 4000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी अगर लिखा जाए तो ये लिखा जा सकता है। इसकी एनर्जी अगर E1 लिखा तो E1 इज hc अपॉन लैम्डा, यानी कि 12400 सॉरी अपॉन 4000। तो ये कितना आ गया बताओ?
3 पॉइंट कुछ आ गया होगा, कितना है ये आया? हाँ 3.1 3.1। अरे हाँ ये तो इससे कट गया ना, 3.1 आ गया, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात करता हूँ 5000 एंगस्ट्रॉम की, तो 2.4 5000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी को मैंने E2 कहा, तो ये है hc अपॉन लैम्डा, और 12400 अपॉन 5000 कितना आ रहा है बताओ ये? 2.48. 2.4 2.48 2.48 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं 6000 एंगस्ट्रॉम लेता हूं तो इसका कितना आ रहा है बताओ? 2.06 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं 7000 एंगस्ट्रॉम ले रहा हूं तो 1.77 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मैं देखता हूं कि भाई कौन कौन से जो हैं वो इस लायक हैं कि फोटो एमिशंस करवा दें। तो हमारा वर्क फंक्शन 1.9 था, तो जिसकी एनर्जी 1.9 से ज्यादा होगी तो वो कर देगा। तो इससे एमिशन होगा, इससे भी होगा, और इससे भी होगा, और इससे नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास ये जो 3 है वही एमिशन कर रहे होंगे, ये एमिशन करवाएंगे, और बाकी वो जो अकेला बचा हुआ है वो एमिशन नहीं करवाएगा। तो और मुझे क्या सवाल में दिया है, एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यदि मैं इसके फोटोन निकाल लूं, इसके फोटोन निकाल लूं और इसके फोटोन निकाल लूं तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं N1 अगर निकाल लें तो मुझे पता है कि इंटेंसिटी जो लिखी जाएगी N1 इंटू hc अपॉन लैम्डा, ये क्या हो जाएगी? पावर इंसिडेंट। N1 क्या था? N1 था नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अच्छा बताओ अपने को क्या इंटेंसिटी दिया है सबका? हाँ ईच का दिया है। दिया है, कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³ हाँ। अच्छा बताओ क्या आपने को एरिया दिया है? बिल्कुल दिया है। कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैं इसकी वजह से पावर इंसिडेंट निकाल सकता हूं? वो कितना होगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया। समझ में आया क्या इतना? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, हाँ है ना? तो इसका मतलब मैं बोलता हूं कि यहाँ पर इंटेंसिटी यानी कि कितना था वो? 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ दिस इज द इंटेंसिटी, और अगर एरिया कर दे मल्टीप्लाइड तो हमारे पास बन जाएगी पावर। और ये बन चुका है N1, और hc बाय लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल दी थी, वो थी कितना? 3.1। लेकिन ध्यान दीजिए ये सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो उसको अपन 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब कुछ जूल में था ना इधर, तो सब कुछ एसआई में चल रहा था इधर, तो इधर भी एसआई में करें तो हमारे पास hc बाय लैम्डा तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपने को जूल में डालना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 is 1.5 into 10⁻⁷। तो N1 जो बना है वो बना है 1.5 अपॉन 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर में ये -7 ये -19, तो ये मिला के हो जाएगा कितना? 11 है ना? नहीं कितना हो रहा है? इतना ही तो हो रहा है। 7 और नहीं ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये तो N1 आया। तो सेम फंडे से मैं N2 भी निकालता हूं। N2 मेरे पास बना 1.5 अपॉन इसका कितना बना था? वो बना था 2.48 इंटू 1.6 इंटू 10⁻12 प्लस 12 बच्चा N3, ये बनेगा 1.5 अपॉन इसकी कितना था? इसका था 2.06, तो 1.5 2.06 इंटू 1.6 इंटू 10⁻12। मतलब सेम जिस फंडे से मैंने इसे सॉल्व किया एग्जैक्टली वही यहाँ पर किया है, एग्जैक्टली वही यहाँ पर किया है, बस वो इनिशियल स्टेप खा गए अपन। क्यों? क्योंकि वो तो सेम ही रहने वाले हैं ना, सेम लॉजिक से रहेंगे। तो मेरे पास टोटल काम वाले फोटो इलेक्ट्रॉन, काम वाले मतलब जो कि फोटो इमिशन कर रहे होंगे, तो काम वाले फोटोन अगर लिखें तो वो कितने आ गए? N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी कि ये बन चुका है, ये जितना भी बन चुका है। तो जितने फोटोन होंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो नंबर ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन भी इतने ही पाए जाएंगे। तो ये भी अपन ने लिख दिया, चलो बहुत ही बढ़िया बात। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, बताओ इसका सैचुरेशन करंट। तो कैसे करें बताएं। हाँ जी, सैचुरेशन करंट। बोलिए बोलिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बिल्कुल सही। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास में जितने इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं सारे के सारे दूसरी प्लेट पर पहुंच जाएं तो सर्कल घूम जाएगा वो, तो वो मैक्सिमम करंट निकल जाएगा। मतलब दो प्लेट होती है ना, तो एक प्लेट से जितने फोटोन निकले उतने सारे के सारे दूसरी पर अगर पहुंच गए तो उससे ज्यादा करंट संभव है नहीं। तो वो जो मैक्सिमम करंट आ जाता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, सैचुरेशन करंट के नाम से जानते हैं। तो मैं अगर सैचुरेशन करंट लिखूं तो ये बना नंबर ऑफ, ये पर सेकंड था वैसे ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटू ई कर दिया जाए। तो देखो भाई n1 n2 n3 यहां से आ गए, इनको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया और इंटू चार्ज कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनना चाहिए, मैं फाइनल आंसर आपको लिख देता हूं, ठीक है ना। तो दैट वुड बी, ये है 0.18 म्यू ए, ठीक है, 0.18 म्यू ए, इतना फोटो सैचुरेशन करंट बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की और फोर्थ पार्ट की। थर्ड और फोर्थ तो आसान है। थर्ड में तो क्या बोला है बताइए कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके लिए बनी होगी, 1 2 3 4 में से 1 के लिए बनी होगी, क्योंकि इससे जो गुजरने वाली एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। तो मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और वो कितना आ गया था, 3.1 आ गया था ना, इसकी 3.1 था ना, 3.1, हाँ 3.1 माइनस 5, एच न्यू माइनस 5 है ना, तो 3.1 माइनस 5 कितना है, 1.9, तो ये आ गया 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास बन चुकी है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर आपने 3.1 ही क्यों लिया, आपने ये वाला क्यों नहीं लिया, 2.48 क्यों नहीं लिया, इससे भी निकाल लो, इससे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 3.1 वाले से कम ही आएगी। तो इन सबकी मिला के मैक्सिमम कौन दे देगा, यही देगा, इससे ज्यादा एनर्जी नहीं होने वाली। और अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो उसमें बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो भाई सबसे बड़े पहलवान को अगर अपन ने रोक दिया तो बाकी सब अपने आप रुक जाएंगे। तो पहलवान कौन है अपने पास में, ये है इसकी पहलवान की एनर्जी। तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को रोक दिया तो अपना काम हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, 1.2 वोल्ट चाहिए। तो दैट शुड बी द फाइनल आंसर। समझ में आया, बोलो। ओके, कोई समस्या कहीं पर भी कुछ भी हो पूछ लो अभी। सर वो एक स्लाइड पीछे लो ना। हाँ ये लो, हाँ सर। है ना, ये पर सेकंड है, यहाँ पर सेकंड। सर के पीछे क्या है? दुनिया है मेरे पीछे। ऑक्सीजन है क्या वहाँ पे? हाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दिखा कुछ? 4 5 4 अभी और भी कुछ कर सकते हैं, बढ़िया है ना ये, देखो अभी करते हैं, छोड़ो बाद में करेंगे। हाँ जी, अगला सवाल लिखो। करो सर करो। अच्छा बेटा, तुम्हें तो यही चाहिए कि सर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करें, पढ़ना ना पड़े। अभी करेंगे, बाद में करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी।
है ना। तो चलो सवाल लिखो। सवाल लिखो। A light beam of wavelength, a light beam of wavelength 0.35 mu m and 0.54 mu m, लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ इन दोनों का लिख दिया। लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 0.35 म्यू एम एंड 0.54 म्यू एम is incident on metallic surface, is incident on metallic surface one by one, then the ratio of maximum kinetic and maximum velocity ratio of maximum velocity of photoelectrons, ratio of maximum velocity of photoelectrons is 2:1. Ratio of maximum velocity of photoelectrons is 2:1. Then find work function. Then find work function then find work function of the metal. हाँ जी, हो जाओ शुरू। सर वो एक स्लाइड पीछे लो ना। ये हाँ हो गया। हो गया सर। हाँ अच्छा हो गया। कैसे किया बताओ? क्या किया, कैसे किया? मैं वो देख रहा था मैं। अच्छा ये हो गया, सवाल नहीं किया, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बोलो भाई। कैसे किया यही बता दो, फाइनल आंसर तो मैथमेटिकली आप निकाल लोगे बाद। सर वो वेलोसिटी का रेशियो हुआ है हाँ वेलोसिटी का दिया है। तो हाँ। उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी आ सकता है, मतलब हाँ वो काइनेटिक कितना आ एनर्जी जाएगा, ऑफ 4:1 आ जाएगा। हाँ ठीक तो है वहाँ से हम hc/λ-5 पुट करके वो निकाल सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यार कि हमारे पास दे दिया, एक मिनट, हमारे पास दे दिया है V1, मैं अगले पेज पे चलता हूँ। V1/V2 मुझे दे दिया है 2:1। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो वो लिखा जाएगा ½ mv1² और ½ mv2²। तो यहां से अपने पास कितना बनेगा, V1² / V2²।
तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ गया, v1/v2 का होल स्क्वायर आ गया, यानी कि 4:1 आ गया। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाती है, वो लिखी जाती है हमारे पास में hc/λ-5, यानी कि hc/λ1 -5 अपॉन hc/λ2 -5। तो अब इस इक्वेशन में देखें तो हम क्या पा सकते हैं कि भाई हमारे पास hc की वैल्यू पता है, वो तो पता ही होती है, hc की वैल्यू पता है, λ1 हमें गिवन है, λ2 गिवन है, तो पूरी इक्वेशन में एकमात्र वेरिएबल है कौन, फाई। तो सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना छोड़ दूं या सॉल्व करूं? So 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सारी। इसकी वैल्यू नहीं पता है मुझे, बाकी लोगों का देखो 4 और ये आ गया hc/λ2 -5 इज इक्वल्स टू hc/λ1 -5। तो यहां से 4 hc/λ2 -4 इज hc/λ1 -5 इतना बन गया। तो मैं इधर ले जाता हूं, तो ये आया 4 hc/λ2 -4 hc/λ1 इज इक्वल टू 3 तो λ2 कौन था, λ2 था हमारे पास में 0.54 μm माइक्रोमीटर। तो इसको एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो 0.54 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर 4 एंगस्ट्रॉम, और ये लिखें तो 0.35 इंटू 10 पावर 4 एंगस्ट्रॉम। अब वैल्यू पुट करने का काम यार आप करेंगे। एंगस्ट्रॉम में क्यों किया, क्योंकि hc की वैल्यू 12400 हो जाएगी, अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बोलो बोलो कोई चैट। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है। आ रही है क्या? तो श्रुति बच्चा आप एक बार है ना ऐप को बंद करके चालू कर लो, तो शायद वो ठीक हो जाए, मेरी आवाज आ जाए यार। ठीक है, तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सवाल जो है इसी के आसपास घूमेंगे, अपन ने जो की है उसी के आसपास घूमेंगे, और साथ ही साथ आज आपका काम जो है HCV जरूर कर लें यार, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। तो HCV शुरू, अच्छा एक मिनट रुको। अरे ये आदेश, एक मिनट, ये किसको रिप्लाई हो गया? एक मिनट, ये एक बच्चे की आवाज नहीं आ रही है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। प्लीज रिस्टार्ट योर ऐप। ये आवाज ठीक करने के लिए रिस्टार्ट करवा दूं ना? ठीक है, तो चलो अब मुझे लगता है हो गया। सर बैक स्लाइड प्लीज। तो ये लो बैक स्लाइड मैंने ले लिया, ये रहा, ठीक है। हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि आप जो है HCV जरूर कर लें, है ना। HCV मतलब प्रूवन रिकॉर्ड है बेचारी का, उसने 25 सालों से अच्छे अच्छे बच्चों को जो है रैंक दिलवाई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार रैंक 1 से लेकर रैंक 10,000 तक जो भी बच्चा है उसने HCV का नाम तो सुना ही होगा और मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व भी किया ही होगा। तो अगर मतलब मैं अगर एक सिंपल सी बात बताऊं कि अपने पास जो एक जो HCV है और एक मॉड्यूल है, इन दोनों को अपन अच्छे से करते हैं। मॉड्यूल मतलब जो अपना जो वहां मिलता है मटेरियल, है ना। तो वो दोनों चीजें अगर ढंग से कर लेना, ढंग से मतलब इसको भी आपने कंप्लीट कर लिया 100% और मॉड्यूल को भी 100% कंप्लीट कर लिया, तो आई गारंटी यू कि आपकी अंडर 500 रैंक आ सकती है, बिलो 500 रैंक आ सकती है। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे जो है, जैसे मान लो HCV ले लिया, तो HCV थोड़ी ग्लैमरस नहीं लगती लोगों को। ग्लैमरस समझते ही होंगे आप लोग, है ना। तो कैसी चाहिए होती है कि सर हमें तो है ना कोई बढ़िया किताब दिखाओ सर, मतलब आप तो सर ऐसी किताब दिखाओ जो कि मतलब जिसमें भयंकर भयंकर सवाल हो और मतलब अलग ही लेवल के सवाल हो, जो हमसे हिले भी नहीं और बस डिप्रेशन में आ जाए हम, और बस मजा आएगा सर, फील आनी चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े सवाल होने चाहिए, है ना। डेविड मोरिन। हाँ कुछ भी कर दो,
तो ऐसी बस अपने को क्या है कि सुनने में बढ़िया होनी चाहिए, फॉरेन ऑथर की कोई होनी चाहिए, तो मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सर ने कोई काम करवाया है, वो तो मतलब हो नहीं रहा वो अलग बात है लेकिन काम करवाया। तो अपन क्या है कि यहाँ नई नई किताबें खरीद के उसके 2-4 सवाल करने का खूब मन करता है, एनर्जी अपनी बहुत रहती है। फिर जैसे ही एक आध 2 महीने निकल जाएंगे, इस किताब को भी भूल जाओगे, एचसीवी को भी भूल जाओगे, मॉड्यूल को भी भूल जाओगे। तो अभी अपनी अगर स्ट्रैटेजी थोड़ी क्लियर रहे ना, तो एचसीवी और मॉड्यूल अगर 100% कर लिया, 100% कर लिया, कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं बचा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ आप इतने कॉन्फिडेंस से पेपर देंगे कि आपको मतलब बिलो 500 रैंक लाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ठीक है ना? इसी चीज को आप रिपीट कर लो, इसी चीज को आप बहुत अच्छे से कर लो, है ना? कोई नई चीज की करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आएगा भी बाहर का सवाल, तो आपके एक सवाल बाहर का आएगा ना, बाकी तो 99 तो यही होंगे, 99% सवाल। ठीक है ना? तो माय पॉइंट इज दैट कि यार एक आध सवाल बहुत कोई ऊट पटांग सा आ गया, तो उसके लिए तो तुम तैयार वैसे भी नहीं हो सकते। तो जिस चीज के लिए तैयार हो सकते हो पहले अपना कम से कम वो तो तैयार कर लें। ठीक है? तो मेक श्योर कि यार एचसीवी को बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना? डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिस क्योंकि हम डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर इस टॉपिक में जो लिखते हैं। हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो चुका है। ठीक है? अब डुअल नेचर की बात कर रहे हैं। डुअल नेचर में हमारे पास आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली जरूर है ये, लेकिन ये फ्रेंच है, तो इसको एक्चुअली ब्रोगाए पढ़ा जाता है। अगर पढ़ना हो तो स्टाइल से पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ा जाता है, डी ब्रोगाए वेवलेंथ, लेकिन है ये इसमें LIE है ना? तो अपन जैसे बात करेंगे तो डी ब्रोगली ही बात करेंगे, जैसे तुम कहीं दूसरा बात करोगे। लेकिन आसपास में किसी दूसरे स्कूल वाले लड़के से जो तुम्हारी कोचिंग में नहीं आता है, उससे स्टाइल मारनी हो तो डी ब्रोगाए बोल देना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा लगेगा तो। ठीक है? तो भाई डी ब्रोगाए एक्चुअली ही इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने इस डुअल नेचर के बारे में अपना हाइपोथेसिस दिया था, और फिर बाद में हाइपोथेसिस समझते हो ना, मतलब अजम्पशन दिया था कि ऐसा होता है। फिर उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, इनके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और उनसे वेरीफाई हुआ कि इन्होंने जो कहा वो सही था, उन्होंने कुछ पागल वाली बातें नहीं करी हैं, है ना? कोई भी चीज जो भी मैं अगर कोई भी थ्योरी देता हूं, तो अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो जाए, तो चाहे आप चाहो या ना चाहो आपको वो मानना ही पड़ेगा। आपको लगेगा कि कितनी गधे वाली बात है, लेकिन फिर भी आपको उस चीज को मानना ही पड़ेगा अनटिल अनलेस आप उस एक्सपेरिमेंट में कुछ गलतियां निकाल पाओ। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि डी ब्रोगली नेचर मैं बताता हूँ क्या कहा था इन्होंने, कि हर एक मैटर जो कि चल रहा है ना, हर एक मैटर जो कि चल रहा है, मान लो कोई पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये मेरा कुछ भी है, मतलब ये मेरे हाथ में पार्टिकल है, है ना? हाथ दिख रहा है, हाँ ये रहा। तो इस हाथ की मैं बात करूं तो हाथ में जो पार्टिकल रखा है, तो अगर वो चल रहा है तो उसमें पार्टिकल नेचर तो अपने को दिख ही रहा है, वो तो कॉमन सेंस है, वो न्यूटोनियन फिजिक्स ने अपने को बता दिया। तो अभी क्या है कि पार्टिकल यदि चलता हुआ पाया गया तो उसमें एक वेव नेचर भी पाया जाता है, उसमें एक वेव नेचर भी पाया जाता है। ठीक है? और उन्होंने उस वेव नेचर के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी बताई। तो अब इन्होंने ऐसी बात तो बोल दी कि भाई कोई पार्टिकल है तो उसका वेव नेचर भी है, अब ये बोल तो दिया, अब उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अगर हमें मिल जाए तो हम उनकी बात मान लेंगे। तो लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन लिया, है ना? इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन को स्पीड प्रोवाइड कर दी, स्पीड अप कर दिया इसको। अब स्पीड अप करके इसके साथ में वो सभी एक्सपेरिमेंट किए जो कि वेव के साथ किए जाते हैं, और यदि इस इलेक्ट्रॉन ने वेव नेचर वाले एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर था। और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब डी ब्रोगली भाई साहब ने गलत बात करी है, ये तो झूठ बोल रहे थे, इन्होंने पता नहीं कुछ खा पी के कुछ ऐसी चीजें उल्टी पुल्टी खा के कुछ भी बके जा रहे थे। तो इन लोगों ने अभी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप करवाया, एक्सेलरेट करवाया, और ऐसे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट किया जो कि वेव नेचर को सेटिस्फाई कर देता। तो देखा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन ने वही काम किया जो एक वेव करती। इसका मतलब जो डी ब्रोगाए की बात को अपने को अब मानना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है अपने पास। ठीक है? तो इस मतलब जो
जो वेव वाले अपने वेव वाले जो अपने ये बनते हैं, एक्सपेरिमेंट बनते हैं, वो कई होते हैं, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, कई ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसकी मदद से डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसकी मदद से हम वेव को समझ सकते हैं कि भाई अगर इंटरफेरेंस दिखा रहा है तो वेव होगा। तो सर ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब चीजें होती क्या है, इसकी चिंता मत करें। डिफ्रैक्शन खुद से अलग एक टॉपिक है, ये जरूर हम पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस बहुत, ये खुद अलग आता है जब वेव ऑप्टिक्स, हाँ वेव ऑप्टिक्स जब हम पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है, तो वेव ऑप्टिक्स में हम इंटरफेरेंस ही पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही इसी के बेसिस पर है। तो जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ेंगे, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूँ डी ब्रोगली भाई साहब ने क्या कहा था, तो लिखे, हेडिंग लिख लें डुअल नेचर ऑफ मैटर, और उसमें पहला हेडिंग लिखें डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, इसमें लिखें अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, क्या हुआ, ये मुझसे बात कर रहे हो या आपस में कर रहे हो? हाँ लिखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। चिरायु कुछ डाउट है क्या? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एनी क्या था, एनी मूविंग पार्टिकल, any moving particle has wave nature associated with it, and its wavelength is given by, lambda is equals to h by p, and lambda is equals to h by p, lambda is equals to h by p। h तो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और p is momentum, p is momentum, and this wavelength is known as, de Broglie wavelength. This wavelength is known as de Broglie wavelength. तो अपन ने देखा कि यार इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। इसमें बोला भी क्या है कि एक पार्टिकल अगर चल रहा है तो उसका वेव नेचर पाया जाएगा, ऐसा भी बोल दिया इसने। तो सर मैं अगर एक पार्टिकल को चला रहा हूं, ऐसे चला रहा हूं, तो ये तो बेचारा सीधा जाता हुआ दिख रहा है, इसमें कहां वेव नेचर दिख रहा है? अरे एक पार्टिकल लिया, कोई ब्लॉक सा लिया और उसको मैंने चला दिया, तो उसमें तो वो तो चलता हुआ दिख रहा है, उसमें कहाँ वेव दिख रहा है? वेव तो मतलब ऐसे 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 होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये बेचारा तो वेव तो दिख ही नहीं रहा, तो आप कैसे बोल रहे हो कि इसको वेव है? तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो लैम्डा है उसकी जो वेवलेंथ है वो h by p है, और h की वैल्यू देखो, याद करो कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34। अब मान लो बेचारा जो हमने ब्लॉक लिया वो 1 किलोग्राम का था, स्पीड 1 थी, तो मोमेंटम हो गया 1 into 1 यानी कि 1 हो गया। मोमेंटम जो है 1 into 1 यानी कि 1 हो चुका है। तो उस बेचारे के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई इतनी, 10⁻34। क्या हम अपनी आंखों से देख पाएंगे बेचारे को? नहीं देख पाएंगे। अरे 10⁻34 मीटर भाई, नहीं देख पाएंगे हम तो, मतलब 1 mm देखने में हमारी हालत खराब हो जाती। तो मतलब 10⁻34 तो अपन कभी नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो लैम्डा जो होगा, लैम्डा विजिबल जो होगा, वो कहाँ होगा? ऐसे पार्टिकल में जिसमें कि मास कम हो, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। मास ले लिया अपन ने, मान लो कितना ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास अपना कितना होता है? 10⁻27 kg के आसपास, 10⁻27 के ऑर्डर में होगा।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वहां पर लैम्डा जो है थोड़ा ठीक ठाक बन जाएगा, तब भी छोटा ही होगा, लेकिन 10⁻34 से तो बहुत बड़ा होगा। तो इसीलिए जो लैम्डा यहाँ पर बनता है, यानी कि डी ब्रोगली की जब हम बात करेंगे तो ऐसे पार्टिकल्स की बात करेंगे जिसका मास जो है बहुत बहुत छोटा है। बड़े मास के लिए लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी आ जाती है, वो हम देख ही नहीं पाते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो अब सवाल लिखें। A ball of mass 2 kg is moving with speed. A ball कितने of केजी? 2 kg, 2. A ball of mass 2 kg is moving with speed 10 meter per second. स्पीड कितनी है? 10 10 हाँ 10 meter per second. Then find its de Broglie wavelength. है ना, एकदम लल्लू सा सवाल है, सभी लोग कर ही लोगे। 6.626 into 10⁻⁻34 अपॉन पी कितना था, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये अपना आ गया 3.313 into 10⁻⁻35 मीटर। बहुत छोटा आ गया, अत्यंत छोटा। ठीक है, अब देखते हैं अगली चीज। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल if kinetic energy of particle is given, if kinetic energy of particle is given, if kinetic energy of particle is given, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें देखते हैं कि मुझे पता है भाई लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। अच्छा बताओ, p और काइनेटिक एनर्जी में कोई संबंध आप लिख सकते हैं क्या? p और काइनेटिक एनर्जी में कोई संबंध, कोई P रिलेशन? equals to √2m/k. हाँ बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं P जो होता है वो होता है mv होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो बनती है दैट इज हाफ mv²। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर खिलवाड़ करते हैं, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या बना, m²v² बन गया। तो m²v² को अपन क्या बोल सकते हैं, p² बोल सकते हैं, तो p²/2m। और यहां से अपन देखें तो P इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इतना बन चुका है। तो यहां से यदि मैं लैम्डा निकालना चाहूं तो लैम्डा हमारे पास आ चुका है h/p या h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस प्रकार से हम लैम्डा लिख सकते हैं यदि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन हो। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कौन बाय? हो गया? हो गया, ठीक है। हो अब गया देखो, सर। हो गया सर। हाँ बस हो गया। तो अब देखो क्या है कि यदि एक मैं इलेक्ट्रॉन को लेता हूं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को लिया और इलेक्ट्रॉन को कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से एक्सेलरेट करवाया है, तो मैं अगर लिखता हूं इफ इलेक्ट्रॉन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and it is accelerated using potential difference यानी कि वोल्टेज डिफरेंस, potential difference
डेल्टा वी, तो बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? h by under root 2m ev. इट्स काइनेटिक एनर्जी, अरे काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी E इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना। और E इंटू डेल्टा वी अगर आ गया तो मैं बोल सकता हूं इसका मतलब यहां पर इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लिखें, वेवलेंथ is equals to h by p is equals to h upon root over 2m into kinetic energy is equals to h upon root over 2m, और kinetic energy कितना है? E into delta v, E into delta v। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें अपने को पता है। h की वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है, तो ये मेरे को पता है। क्या मास पता है क्या इलेक्ट्रॉन का? बिल्कुल पता है। क्या चार्ज पता है क्या इलेक्ट्रॉन का? बिल्कुल पता है। क्या अपने को 2 पता है क्या? कितना होता है? 2 तो 2 होता है। तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन में मात्र और मात्र कौन बचा है? डेल्टा वी बचा है। तो अगर सारी वैल्यूज पुट कर दी जाए तो यहाँ पर अपन जो है साथ पहले से पुट कर लेते हैं ताकि पेपर में अपने को सारा उस कैलकुलेट ना करना पड़े। तो ये आ जाता है √150 बाय डेल्टा वी, और ये कितने में आया? एंगस्ट्रॉम में आया। ध्यान दीजिएगा यूनिट को, एंगस्ट्रॉम में बना हुआ है। तो ये लैम्डा इज √150 बाय डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है तो जल्दी से नोट कर लो। ग्रीन स्क्रीन। सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा वी कैसे? E इंटू डेल्टा वी, काइनेटिक एनर्जी इज E इंटू डेल्टा वी। ये क्या है? स्लाइड पीछे लो ना, टाइप नोट्स। एक मिनट, 1 मिनट में पीछे लेता हूँ, पहले ये नोट कर लो फिर उसके बाद पीछे दिखा दूंगा। ठीक है, होगा सर। ठीक है। तो अभी चैट में कोई लिख रहा है सर टाइप नोट्स प्रोवाइड करो। यार टाइप करना यार अभी तो संभव है नहीं ना यार, सभी कुछ तो बंद है ना। तो पीडीएफ मिलना तो बड़ा वैसे तो मुश्किल हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत है क्या? मतलब आपको पीडीएफ की ऐसे कैसे जरूरत आ रही है? अगर वैसा कोई चीज हो तो आप मुझे बता दीजिए, अपन बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट निकाल लिए सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो आप लोग? हाँ, ये भी तरीका सही है। ये वीडियो अपलोड भी तो हो रहा है, तो वहां से देख लो। बाई चांस आपको कोई जरूरत पड़ रही है लिखने की तो वीडियो अपलोड हो रहा है, वहां से कर सकते हो। ठीक है ना। तो अभी अपन आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं तो फिर वो टाइम आगे खिंच जाएगा। छोटा टॉपिक नहीं है अगला। ठीक है, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, पूछ लो। पूछोगे तभी तो समझ पाओगे, रिलेवेंट सवाल पता लगेगा। सवाल पूछोगे तभी आइडिया एनर्जी लगेगा। इक्वल्स टू डेल्टा वी कैसे? हाँ, थोड़ा तेज कहिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा वी कैसे? E इंटू डेल्टा वी कैसे आया? ठीक है, देखो क्या होता है कि जब अपन ने इससे पहले भी कहीं किया था यार ये चीज। इससे पहले कहाँ करी थी? इससे पहले करी थी जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल में मैंने काइनेटिक एनर्जी बराबर E इंटू वी एस कर दिया था। ये कैसे कर दिया था? ये ऐसा था कि भाई हमारे पास यदि ये मान लीजिए एक प्लेट है, यह है पॉजिटिव प्लेट, यह है नेगेटिव प्लेट, और इसमें डेल्टा वी का पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है, तो हमारे पास कोई चार्ज, कोई क्यू चार्ज यदि डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से जाता है तो उसमें जो एनर्जी गेन या लूज हो जाती है वो क्यू इंटू डेल्टा वी होती है।
जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर छोड़ दिया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो तो क्या करेगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा, तो वो इधर जब गया तो इस पोटेंशियल डिफरेंस से जब वो गुजरेगा, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से जब गुजरेगा, तो उसके पास में एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी सर, पता कैसे लगा बढ़ रही है? वो इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव के पास में अट्रैक्शन हो रहा है, तो स्पीड बढ़ती जाएगी, और स्पीड बढ़ती जाएगी तो वो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। और वो कितनी बढ़ती जाएगी? ई तो उसका चार्ज था इंटू डेल्टा वी उसकी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसी में हमने क्या किया था कि यदि इलेक्ट्रॉन को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस में से छोड़ दिया गया तो ई इंटू डेल्टा वी की काइनेटिक एनर्जी वो अक्वायर कर लेता है, और इसी फंडे को यूज करते हुए हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो बच्चा आज का अपना टाइम खत्म होता है। सर आप आ चुके हैं क्या, प्रदीप सर? जी ठीक है, तो अब सर भी आ गए हैं, तो आप कंटिन्यूस क्लास करें केमिस्ट्री की। ध्यान रखिएगा HCV का होमवर्क जरूर करके आए, कोई समस्या हो तो जरूर पूछें। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय। बाय सर।